समीत चौहान जी इस समय मेरे साथ मौजूद है, इक्विटी टेक्निकल एनालिस्ट हैं एंजल ब्रोकिंग से। समीत नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, आपको मार्केट्स इस पर्सपेक्टिव पे कैसे लग रहे हैं? क्या हम इवनली पॉइज्ड हैं, यहाँ से अच्छी तेजी बन सकती है क्या ऑल टाइम हाई लेवल्स पे? और कौन से स्टॉक्स को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट में लास्ट जो 3 महीने से हम तेज़ी देख रहे हैं वो कंटिन्यूड है और हमने कोई भी मेजर करेक्शन नहीं देखा है। और जनरली हम स्ट्रॉन्गर ट्रेंड में ऐसे देखते हैं कि करेक्शन जो रहते हैं वो बहुत शैलो रहते हैं। तो हार्डली 150-200 पॉइंट का करेक्शन आ रहा है, टाइम वाइज करेक्शन आ रहा है और उसके बाद जो हायर डिग्री अप ट्रेंड है वो मार्केट रिज्यूम कर रहा है। लास्ट सीरीज पूरे 9200 का एक मेजर हर्डल बन चुका था, वो हमने मंडे को एक कन्विंसिंगली ब्रेकआउट देखा है। उसके ऊपर निफ्टी 9237 के आसपास क्लोजिंग भी दिया हुआ है। सो क्लियरली ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है और जो पैटर्न लास्ट 3 महीनों से रहा है कि एक शार्प मूव आता है, एक माइनर कंसोलिडेशन आता है और उसके बाद वापस रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड, तो वो अभी भी मेंटेन्ड है। तो अगर हम ब्रॉडर डिग्री चार्ट देखें तो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है और जो बेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का साइन होता है। तो अभी 9050 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है और ऊपर की तरफ अभी 9400 9500 के लेवल्स हम आने वाले कुछ वीक्स में देख सकते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक स्टांस से हम यहाँ पे हमारा जो व्यू है वो मेंटेन रखेंगे। ट्रेडर्स जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन ली हुए है वो होल्ड करनी चाहिए, स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ रिवाइज कीजिए और फिलहाल शॉर्टिंग की कोई भी यहाँ पे चेष्टा नहीं करनी चाहिए। एज फार एज इंडिविजुअल स्टॉक्स आर कंसर्न, वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक ऑन L&T जो लास्ट 1.5-2 महीने से काफ़ी आउट परफॉर्म किया हुआ है। बैंकिंग स्पेस में अगर देखें तो ICICI बैंक है, प्राइवेट बैंकिंग में, PSUs में SBI PNB ये हमारा प्रेफर्ड पिक है। तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी कंटिन्यू रहेगा। PNB पे हमारा अभी भी बाय कॉल मेंटेन्ड है, हम यहाँ पे 147 के स्टॉप लॉस से बाय रिकमेंड करना चाहेंगे, टारगेट 155 होगा। सेकेंड बाय हमारा बजाज ऑटो पे होगा जो एक थोड़ा कॉन्ट्रा बाय है, बट ब्रॉडर डिग्री चार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 2800 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 3030 का हम इमीडिएट टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2748 के स्टॉप लॉस से इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। और तीसरा बाय जैन इरिगेशन होगा जिसने मंडे को एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में 108 के टारगेट इसमें आ सकते हैं, 9550 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जैन इरिगेशन पॉइंट टू बी नोटेड है। आज का शेयर है, सुबह 7 बजे हमको मानस ने भी एक कॉल दी थी टेक्निकली बेसिस पर, अब समित भी कह रहे हैं कि चल सकता है। जैन इरिगेशन अच्छा डेरिवेटिव्स की क्लोजिंग भी देखे गया है, ध्यान रखें आज इस शेयर पे, इसके अंदर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अविनाश, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्या करना चाहिए? देखिए, अभी दहाइच पेट्रोकेमिकल की इकाई को भी एनवायरमेंट की मंजूरी आ गई है, ये 13,250 करोड़ रुपए वहाँ पे कैपेक्स लगाएंगे, निवेश करेंगे वाले हैं। असल में प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है कि इनको मंजूरी मिल गई है, प्रॉब्लम इसकी प्राइसिंग में छिप गई है। पहले सभी क्लाइंट्स अपने डीलर्स को इसलिए कहते थे, गुस्सा करते थे कि आपने रिलायंस क्यों ले रखा है, ये तो चलता ही नहीं है। अब सारे ही क्लाइंट्स डीलर को इसलिए गुस्सा करते हैं कि आपने रिलायंस क्यों नहीं लिया, ये तो बहुत तेज चल रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम में डीलर्स हैं, वो सलाहकार हैं जो सलाह दे रहे हैं रिलायंस पे। वो 1200 पे अगर चूक गए हैं तो उनको और डांट पिटेगी, क्योंकि 1380 हो चुका है ये, और इस खबर के बाद हो सकता है 1400 भी हो जाए। ये और चलने वाला है क्या रिलायंस, यानी कि और डांट खाने वाले हैं क्या डीलर्स? नहीं, आई थिंक डिम्पी आपने सही कहा कि जिस प्रकार की तेज़ी ऑलमोस्ट 25-26% का ग्रोथ हमने जो रिलायंस के शेयर प्राइस में देखा है, इसने मार्केट्स को और सारे प्लेयर्स को काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन अभी रिलायंस जियो के टैरिफ से शुरुआत होने को लगेगा 15 अप्रैल के बाद, मेरे ख्याल से और भी रेटिंग स्टॉक में देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से अभी जो बेस स्टॉक का बना है वो 1300-1320 का है, यहाँ से भी अगर लकीली कोई करेक्शन मिलता है तो इसको खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि साल भर में कम से कम 1500-1550 का टारगेट पॉसिबल है। और रिलायंस जियो का जो बिजनेस है वो हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का रिलायंस जियो का इनको रिस्पॉन्स मिला है, वो मेरे ख्याल से 15 अप्रैल के बाद और थोड़े नंबर्स आएंगे तो मार्केट शायद इसको देख के और इसको थोड़ी रीरेटिंग करेगी। तो आने वाले 2 क्वार्टर्स तो अच्छे रहेंगे ही, बट FY18 में हमको लग रहा है जो ऑपरेशनल ब्रेक इवन की अगर खबर आती है तो इसमें और रीरेटिंग आएगी। तो डेफिनेटली इसको होल्ड करे, कोई भी गिरावट में खरीदना चाहिए। स्टील कंपनियों पे खबर है, आज फ्लैट स्टील के दाम में इजाफा हुआ है, 2000 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हो गई है। मार्च में डिस्काउंट भी मिले थे, उसको मिलाकर अगर कुल बढ़ोतरी देख लें अब तक तो लगभग 3000 से 3500 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हो चुकी है। मिस्टर हरिहर, स्टील स्टॉक स्पेसिफिकली टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी या फिर जो छोटी कंपनियां हैं कल्याणी स्टील, भूषण स्टील जैसे स्टॉक्स, क्या आपको लगता है वैल्यूएशन जस्टिफाइड है राइट नाउ?
देखिए जो छोटी कंपनी है जैसे आपने जिसका आपने जिक्र किया कल्याणी भूषण वगैरह, मैं वो स्टॉक्स पे थोड़ा कॉशियस हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं कि भूषण में काफ़ी एक बड़ा डेट का प्रॉब्लम है। तो आई एम लिटिल कॉशियस विद दोस कंपनीज और मुझे नहीं लगता कि ट्रैक्शन वहाँ पे आएगा। जहाँ तक बड़े कंपनीज है जैसे जिंदल स्टील है, टाटा स्टील है और सेल है, मेरे ख्याल से जो ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस स्ट्रांग है और जिस तरह से गवर्नमेंट ने एमआईपी के जरिए स्टील कंपनीज को सपोर्ट किया है, मैं मानता हूँ कि ये सपोर्ट अब भी जारी रहेगा। तो वी लाइक स्टील कंपनीज। मैं मानता हूँ कि टाटा स्टील आपको शायद 550 से 600 तक का भी प्राइस टारगेट दे सकता है। सेल कैन प्रॉब्ली गिव यू अप टू 85-90। ये सब अगले 3 से 6 महीने में हो जाएगा एंड आई थिंक बड़े स्टील स्टॉक्स डेफिनेटली आर अ बाय इवन एट दीस प्राइसेस। ठीक है, तो लगातार न्यूज फ्लो काफी ज्यादा है, ट्रेडिंग पिक्स का भी आपको इंतजार होगा। इंतजार को खत्म करते हैं, पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। बताएं पूजा, ट्रेडिंग पिक्स आज के स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताइएगा। जी, चॉइस ब्रोकिंग के कॉल से पहले शुरुआत करते हैं। इन्होंने नितिन फायर में खरीदारी करने दी है। सोमवार को हमने देखा था कि 11% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, वो बरकरार रहने की उम्मीद है और आज भी आपको 8% के आसपास का रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। और दूसरे कॉल में इन्होंने स्टरलाइट टेक में खरीदारी करने की राय दी है 138 के टारगेट के लिए और 128 का स्टॉप लॉस का सुझाव ये दे रहे हैं। बोनांजा पोर्टफोलियो ने अपने दोनों कॉल्स में इंफ्रा स्टॉक में फोकस है। सीमेंस में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। 1345 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 1275 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं और भारत फोर्ज में इनका बाय कॉल है 1100 के टारगेट के लिए और 1160 का स्टॉप लॉस 1060 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। आईडीबीआई कैपिटल ने अरविंद में खरीदारी करने की राय दी है। 423 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। करीब 2 से 3% का मूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है और 403 का स्टॉप लॉस। और अगला कॉल इनका आईसीआईसीआई बैंक में है। यहाँ पर इनका मानना है कि 297 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकता है, यानी कि करीब 4% के आसपास का रिटर्न ये स्टॉक आपको कमा के दे सकता है। इन्वेस्टर पॉइंट्स ने गोदरेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय दी है 550 के टारगेट के लिए और 523 का स्टॉप लॉस। और अगला कॉल इनका देवान हाउसिंग में है। यहाँ पर इनका मानना है कि इंट्राडे में ही 382 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मानस जायसवाल के कुछ कॉल्स ले लेते हैं। इन्होंने वर्कहार्ड में खरीदारी करने की राय दी है 805 के टारगेट के लिए और 744 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। और आखिरी कॉल में इन्होंने जैन इरिगेशन में खरीदारी करने की राय दी है और इनका मानना है कि इंट्राडे में ही 107 तक के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कॉल्स हमारे सामने रखने के लिए। राकेश, आपने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं शेयर्स आज के लिए जहां पर तेजी बन सकती? देखिए रजत, एक तो मैं एफएमसीजी पैक पर काफ़ी बुलिश हूँ और मुझे लगता है लीवर, आईटीसी और कोलगेट को मिस नहीं करना चाहिए और मौजूदा स्तरों पर लीवर और आईटीसी को बाय किया जा सकता है। लीवर में 895 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 942 के लक्ष्य के लिए लीवर को बाय करके चलना चाहिए और आईटीसी में 275 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 300 के लक्ष्य के लिए आईटीसी को बाय करना चाहिए। मुझे लगता है क्रेडिट पॉलिसी से पहले लक्ष्मी विलास बैंक, एक छोटा प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसको बाय करके चलना चाहिए और इस सप्ताह इस स्टॉक के अंदर 184 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 158 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करना चाहिए। अनदर एक मिड कैप पावर स्टॉक अदानी पावर को मुझे लगता है बाय करके चलना चाहिए। 38.5 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 44 के लक्ष्य के लिए इसको बाय करें। बजाज फाइनेंस का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा लगता है, 1140 का स्टॉप लॉस, 1240 के लक्ष्य के लिए बजाज फाइनेंस को बाय करें। ठीक है, समित 2 शेयर हैं। एक तो डेल्टा कॉप ट्रेडर्स का फैंसी शेयर काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ने करीब 15 लाख शेयर खरीदे हैं। एक तो ये शेयर आपको देखना है टेक्निकली, और दूसरा एमटेक ऑटो, इसके अंदर प्रमोटर ने हिस्सेदारी को बढ़ाया है। ये करीब पहले 7.25% हुआ करती थी एमटेक लैब की, वो हिस्सेदारी अब बढ़ाकर करीब 11.25% कर दी गई है। एमटेक ऑटो और डेल्टा कॉप के आज के टारगेट या फिर इस हफ्ते के टारगेट क्या हैं? देखिए डिम्पी, डेल्टा कॉप तो काफ़ी क्लोजली हम ट्रैक कर रहे हैं लास्ट कुछ महीनों से। डीमोनेटाइजेशन के बाद हमने एक शार्प करेक्टिव मूव देखा था और तभी ऐसे लग रहा था कि ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा मंदी आ सकती है, बट उसके बाद हमने कंप्लीट टर्न अराउंड देखा है। 90-95 के आसपास इसने एक लो बना के लास्ट 3 महीनों में एक स्ट्रॉन्ग सर्च दिया है और हमने मंडे को इसमें एक शार्प अप मूव देखा था। वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो ये मोमेंटम क्लियरली आने वाले कुछ वीक्स में इसमें कंटिन्यू रहेगा। और जैसे ये स्टॉक का अगर हम हायर डिग्री चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक इज़ पॉइज्ड फॉर मच हायर लेवल्स। तो यहाँ से आप अगर एक वीक का बात कर सकते तो 1 से 1.5 वीक में ये स्टॉक एटलीस्ट 228 से लेके 232 के इमीडिएट लेवल्स दिखा सकता है और नीचे की तरफ 200-195 के काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गए। तो ये एक वीक का टारगेट अराउंड 228 होगा, बट अगर आप 1 या 2 महीने का टारगेट लेते हो तो ये स्टॉक में पोटेंशियल है ये 250 का लेवल भी पार कर जाए।
दूसरा स्टॉक जो आपने एमटेक बोला वो ज़्यादा हम क्लोजली तो ट्रैक नहीं करते हैं, बट ओवरऑल उसका अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये साइडवेज है, इसमें ज़्यादा प्राइस एक्टिविटी भी नहीं है, तो हमें लग रहा है कि ये जो रेंज है वो कंटिन्यू रहेगी। नियर टर्म में आप बात कर सकते हो 36-37 का एक हर्डल है और लो साइड पे 33 का सपोर्ट है, तो मोर और लेस ये रेंज रहेगी वेर इन 36-37 एक रेजिस्टेंस होगा और नीचे की तरफ 32-33 के आसपास आप थोड़ा बहुत इसमें सपोर्ट आते हुए देखोगे। रिन्यूएबल एनर्जी भी से जुड़े जो शेयर्स है वो भी कहीं ना कहीं फोकस में। और अविनाश, मैं आपसे राय लेना चाहूंगा पूरे इस सेक्टर पे, पावर सेक्टर और खासतौर से जो रिन्यूएबल एनर्जी पे कामकाज करती हैं कंपनियां वो, क्योंकि 1 अप्रैल से नए जो नियम है CERC की वो लागू होंगे। CERC ने REC फ्रेमवर्क का फ्लोर प्राइस घटाया है। RECs में दर्शकों को बता दूं कि ये होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, और इससे सहूलियत मिलेगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को कम लागत में RECs खरीदने के लिए। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फ्लोर प्राइस जो घटाया है सोलर RECs का वो 3500 से घटाकर 1000, और नॉन सोलर RECs का जो फ्लोर प्राइस है वो 1500 घटाकर 1000 कर दिया गया है। अविनाश, पूरा ही सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी पे जो फोकस सरकार का है वो बढ़ रहा है। पावर सेक्टर्स, बड़े स्टॉक्स अभी तक इतना चले नहीं है। आपकी राय क्या है पूरे इस सेक्टर पे, और वैल्यूएशन टर्म्स पे कौन से स्टॉक्स पे बेट करना चाहेंगे आप? मुझे लग रहा है कि जो फ्रंटलाइन कंपनीज है जैसे टाटा पावर है, टोरेंट पावर है, छोटे में उजास एनर्जी है, हमको लग रहा है रजत ये सारे कंपनीज में जो आने वाला जो साल है FY18 वो डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। आई थिंक पॉलिसी मूवमेंट पे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने ये अच्छी खबर सुनाई है और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल हमको लग रहा है कि डेफिनेटली इस प्रकार का इंसेंटिव से फ्रेश इन्वेस्टमेंट ज़रूर बढ़ेंगे। रही बात इनके फाइनेंशियल्स पे, तो हमको लग रहा है कि डेफिनेटली फाइनेंशियल्स का जो भी इम्पैक्ट है मार्जिन्स पे वो थोड़े से समय के बाद आएगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट फेज रहेगा, बट ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स इन तीनों कंपनीज के काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फटाफट से ये देख लेते हैं आज का टुडेज ट्रेड कौन सा है। आज रजत से जानते हैं टुडेज ट्रेड। रजत बताएं। बिल्कुल, एक अंडर वैल्यूड प्ले बाजार में भी इस समय बहुत फोकस में रहेगा, वो रहेगा जैकॉप, जिस पे आप नजर रख सकते हैं। देखिए, रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा प्ले है, ये बुक वैल्यू के नीचे इस समय कामकाज कर रही है। ये कंपनी 75 का भाव है, बुक वैल्यू से बेहद नीचे। ऊपर से क्रेडिट पॉलिसी है कल, और उससे पहले ये जो सेक्टर है एज अ होल बस कर सकता है। जैकॉप इसलिए चढ़ेगा क्योंकि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं। अब ये भी बता दूं आपको कि नवी मुंबई SEZ जो है उस पर कंपनी की हिस्सेदारी है। नवी मुंबई एयरपोर्ट में कामकाज में जो तेजी है इस समय वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है गोइंग फॉरवर्ड। कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। कैश EPS देखें तो 4.89 की है, तो तगड़े वैल्यूएशंस के बीच में कामकाज कर रहे हैं। Q3 रिजल्ट्स में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला था, लेकिन ये रिजल्ट्स डेफिनेटली इंप्रूव होते नजर आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। ऊपर से प्रमोटर की 73% हिस्सेदारी है और कोई भी हिस्सा गिरवी नहीं है, तो ना कोई डेट, और प्रमोटर्स की बहुत हेवी होल्डिंग इस पर्टिकुलर कंपनी पे। अब तक का स्टैंड अलोन जो EPS है वो है 10 रुपए का FY17 के हिसाब से अनुमानित, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये बढ़ सकता है क्योंकि रेवेन्यू विजिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रीम जो है कंपनी की वो आने वाले समय के लिए बढ़ती हुई नजर आएगी। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी के पास रिलायंस के भी शेयर्स हैं और उनकी वैल्यू भी बहुत ऊपर चली जा रही है जैसे जैसे रिलायंस का स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है। तो जैकॉप इस समय ट्रेडर्स के रडार पर है। 82 का टारगेट, 73 का स्टॉक। चलिए, जैकॉप आज का शेयर होगा 82 के टारगेट के लिए जो आज का टुडेज ट्रेड है। लेकिन एक शेयर जो कि इस सीरीज को काफ़ी निराशा या फिर एकदम से ऊपर आ सकता है वो इन्फोसिस भी है। एक बार राकेश आप इसके चार्ट देखिए। ये प्रवीण राव की सैलरी से वापस विवाद शुरू हुआ था। अच्छा भला 1020 से 1040 पे चल रहा था, जब सैलरी की बात आई तो ये शेयर टूटना शुरू हो गया। अभी अपने 1000 के लेवल को किसी तरह से बचा लेगा। आज पुल बैक का शेयर है या फिर 1000 को आज सरेंडर कर देगा? देखिए डिम्पी, टेक्निकल स्ट्रक्चर रुझान अच्छा नहीं है। टेक्निकली स्टॉक सेल मोड के अंदर है, बाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग पोजीशंस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक न्यूज़ इन फोकस पे बातचीत करते हैं, क्योंकि ऐसी न्यूज़ जिनका एनालिसिस थोड़ा डीप हमको करना होगा, इसलिए अंचल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल, शुरुआत में खबर आज तो IT पे ही है, एक अच्छी खबर नहीं है। इन्फोसिस के बारे में अभी हम राकेश से पूछ भी रहे थे, वो कह रहे हैं कि बाय तो नहीं करना चाहिए। IT पे बुरी खबर है। बिल्कुल डिम्पी, IT की कहीं ना कहीं जो इश्यूज हैं वो और गहराते हुए दिख रहे हैं और इस बारी कारण ट्रम्प खेपे से आ रही है। देखिए, बेसिकली जो अमेरिकी सरकार है उसने वीज़ा नियमों में बड़ा बदलाव किया है और ये जो बदलाव हैं इन्हें एक मेमो के जरिए उन्होंने अनाउंस किया है। बेसिकली जो H1B वीज़ा के गाइडलाइंस होते हैं जिसके तहत वीज़ा अलॉट किया जाता है, उसमें कैटेगरी होती है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की, और साफ तौर पर जो नई गाइडलाइंस है उसके तहत कंप्यूटर प्रोग्रामर्स कैटेगरी में H1B वीज़ा को अब उन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के लिए अयोग कर दिया गया, यानी कंप्यूटर
कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के तौर पे H1B वीज़ा नहीं दिया जाएगा। ये जो बदलाव है 2000 जो साल 2000 की पॉलिसी थी उसको चेंज किया है और सीधे तौर पे इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहीं ना कहीं अमेरिकी कंपनियों को आएगा, लेकिन वही नुकसान जो है वो भारतीय कंपनियों पे आता हुआ दिखेगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो छोटी अवधि में भारतीय कंपनियां हैं वहाँ प्रेशर रह सकता है, लेकिन हालांकि नॉस्कॉम ने साफ तौर पे कहा है उतना मेजर डेंटिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन आप आंकड़ों को देखिए, अगर मैं आपको 2016 में जो H1B वीज़ा मिले हैं कंपनियों को उसके हिसाब से देखें, सबसे ज़्यादा इन्फोसिस 33,289 H1B वीज़ाज, TCS 16,500 से ज़्यादा के H1B वीज़ाज मिले हैं, IBM तीसरे नंबर पे है, विप्रो 12,000 से ज़्यादा के वीज़ा अलॉट किए गए, HCL टेक 6,000 ज़्यादा, तो वहीं टेक महिंद्रा भी 6,000 ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वापस से इन्फोसिस और TCS के लिए दिक्कत बढ़ सकती है। अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को अब वीज़ा नहीं मिलेगा काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। एक और एस्पेक्ट इसका यह है कि इंडस्ट्री वाइज कैसे वीज़ा बढ़ता है। सबसे ज़्यादा वीज़ाज 2016 में कंप्यूटर एनालिस्ट को दिए गए और अगले नंबर पे आते हैं सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर्स, 15% से ज़्यादा के सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर्स को वीज़ा मिले। प्रोग्रामर्स जिनकी सीधे तौर पे बात हो रही है, करीब करीब 9% वीज़ास प्रोग्रामर्स के खेमे में गए और अब ये सीधा सीधा H1B वीज़ा की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, तो ये 9% की गैप क्रिएट हो जाएगी। वहीं दूसरी कंप्यूटर ऑक्यूपेशंस के तहत करीब 8.5%, सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपर्स को करीब 6.5% के वीज़ास मिले। मैनेजमेंट एनालिसिस, अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, इन सब के बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है। वहीं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर के काम के अलावा जिनको H1B वीज़ा मिले वो 1.6 हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा जो 9% का गैप क्रिएट होगा, उससे कहीं ना कहीं इंडियन IT कंपनीज को और डेंट लगेगा। एक बार ना पहले संदीप का भी एक व्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि नोमुरा की भी एक रिपोर्ट आई है, वो ये बता रही पर्टिकुलर शेयर्स में होगा क्या। खबर तो पता लग गई, शेयर्स का इंपैक्ट कैसे होगा एक बार पहले संदीप से समझते हैं। संदीप बताएं आप। देखिए डिम्पी, नोमुरा की जो रिपोर्ट आई है उसमें उनका कहना है कि जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं यूएस की संसद में 3 H1B वीज़ा जो बिल्स हैं वो पेश हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये जो कोई भी बिल है इन तीनों में से वो पारित होने में 3 से 4 क्वार्टर का समय लगेगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन हाँ, छोटी अवधि में जहाँ तक ग्रोथ की बात है इंडियन IT कंपनीज की या तो फिर मार्जिन की बात है, उसके ऊपर डेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस के अलावा UK और सिंगापुर ये कुल मिला के 3 ऐसे देश हैं जिनमें कई जो नियम है वीज़ा को लेकर वो कड़े किए गए, तो वो इंडियन IT कंपनीज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं। जहाँ तक शेयरों की बात है तो उनका मानना है कि केवल HCL टेक के ऊपर वो पॉजिटिव है, वहाँ पे वो बाय रेटिंग बरकरार रख रहे हैं। विप्रो की तो इनफैक्ट उन्होंने जो रेटिंग है उसे कट किया है, और बाकी जो 3 मेजर कंपनीज इसमें इन्फोसिस की बात करें, TCS की बात करें और टेक महिंद्रा की बात करें, इन तीनों कंपनीज के ऊपर वो अब भी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रख रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए छोटी अवधि की जहाँ तक बात है तो नोमुरा इंडियन IT कंपनीज के ऊपर नेगेटिव व्यू ही लेकर चल रही, केवल HCL टेक पे वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। चलिए, तो छोटी अवधि में नोमुरा के भी यहाँ पर नेगेटिव कॉल ही है IT सेक्टर पे, मात्र HCL टेक को छोड़ दीजिए उसके अलावा। लेकिन अविनाश, इस पूरे ही न्यूज फ्लो पे, क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट है जो IT सेक्टर को रूल करेगी आज, आपके कमेंट्स IT सेक्टर पे, क्या यहाँ से बिकवाली भी और स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं सर? क्योंकि ऑलरेडी ये कंप्लीटली अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि रजत IT सेक्टर में आपको और थोड़ी बिकवाली ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रिजल्ट्स का सीज़न है वो भी हमको लग रहा है कोई अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। इन्फोसिस के नंबर्स 13 को है, उसके बाद TCS के नंबर्स आएंगे, तो मैनेजमेंट कमेंट्री और जो नए डील्स है उसके ऊपर मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी। और ये जो पॉलिसी रिलेटेड डेवलपमेंट्स है H1B वीसास को लेके, ये डेफिनेटली इनकी दिक्कतें और बढ़ाएंगी। हमको लग रहा है कि जो आने वाला साल है यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ मेरे ख्याल से डबल डिजिट में भी नहीं होगा, और ये क्लियरली डिविडेंड्स और क्लियरली बायबैक के लिए अगर कोई खरीदता है तो हमको लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी अपसाइड आने की गुंजाइश नहीं है। काफ़ी कंपनीज ने बायबैक अनाउंस किया है, लेकिन फिर भी शेयर्स में कोई बड़ा अपसाइड देखने को मिला नहीं है, तो ग्रोथ डेफिनेटली मिसिंग रहेगा। मेरे ख्याल से इससे दूर ही रहे तो मेरे ख्याल से एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, अभी तक तो 2 दिन से आपको रिलायंस से कुछ मीठा ही खाने को मिल रहा था, लेकिन आज खट्टा मीठा टेस्ट है। यानी कि खट्टा क्या और मीठा क्या है ये आपको बताएंगे अंचल बताएं। बिल्कुल डिम्पी, पहले मीठे से ही शुरुआत करते हैं। खबर यह है कि कंपनी के जो दहेज पेट्रोकेमिकल प्लांट है उसे फाइनली पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। बेसिकली जो प्रपोजल था 13,250 करोड़ के निवेश का अपने प्लांट की एक्सपेंशन को लेकर, इसको पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूर कर दिया। और इसलिए मंजूरी मिली है क्योंकि कंपनी साफ तौर पर कहा इस निवेश में 13,250 करोड़ के निवेश में 400 करोड़ की सम जो है वो सीधे तौर पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के तौर पर यूज की जाएगी। तो एक अच्छी खबर है, काफी समय से मामला अटका था वो रिलीज हुआ है।
वहीं एक नेगेटिव खबर है, नेगेटिव खबर आईएफएल की एक रिपोर्ट आई है जियो के ऊपर। काफी समय से रिलायंस जियो ने हलचल मचा रखी है टेलीकॉम सेक्टर में, उसके ऊपर साफ तौर पे अब आईएफएल कह रहा है FY18 में रिलायंस जियो को करीब 19,600 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। और जहां तक रही बात ब्रेक इवन की, FY22 तक जाते जाते जियो अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स के स्तर पे ब्रेक इवन करता हुआ दिखेगा। बॉटम लाइन मुनाफा फिर भी ब्रेक इवन नहीं होगा, उसमें और समय लग सकता है। वहीं दूसरी ओर जो इन्वेस्टमेंट की थी रिलायंस ने जियो लॉन्च को लेकर, उसको आने में अभी काफी समय लगेगा, वो इमीडिएटली टर्न अराउंड होती हुई नहीं दिखेगी। लेकिन एक अच्छी चीज ये रहेगी कि FY22 तक जाते जाते जियो का मार्केट कैप 22% और वहीं टोटल आय करीब 60,000 करोड़ रहने का अनुमान है। तो जियो के साथ जो उम्मीदें थी कि लॉन्च के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा, हाल फिलहाल छोटी अवधि में ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा आईएफएल मानता है। ठीक है, 2018 में घाटा, 2022 तक ब्रेक इवन, अभी तो बहुत दूर है। एक चुनाव हो जाएगा इस बीच, पता नहीं मोदी साहब भी होंगे नहीं होंगे, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद बदल भी सकती हैं। तो लंबा होगा रिलायंस पे नज़रिया जो इस रिपोर्ट के हिसाब से हमको समझाया गया है। एक छोटा सा ब्रेक, अंचल शुक्रिया आपका। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन संदीप हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे कुछ और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हम समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018 की पहली क्रेडिट पॉलिसी, उर्जित पटेल देंगे रेट कटौती का तोहफा। ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट से कहते हैं और खासतौर से इंडियन मार्केट्स पे क्या आउटलुक निकलता है, विदेशी निवेशक क्या समझते हैं। संदीप मेरे साथ से मौजूद हैं। संदीप, CLSA की रिपोर्ट आई है और जो टारगेट्स हैं निफ्टी के वो है 10,000। रिपोर्ट कहती क्या है? असल मायने में क्या यहाँ से वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रहे हैं इन स्तरों पर भी? बुलिश है CLSA इंडिया के ऊपर। 9,700 रुपए का पहले टारगेट था मार्च 2018 का, अब उसे बढ़ाकर 10,000 किया गया है। वैल्यूएशन तो सस्ते नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जो वैल्यूएशन प्रीमियम्स है वो शायद कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि एक तो जो इक्विटी की सप्लाई है वो कम रहेगी और दूसरा जो संस्थागत निवेशक हैं उनकी ओर से जो निवेश है इंडियन मार्केट्स में वो जारी रहेगा, जिस वजह से जो सेंसेक्स, जो कि अब भी अगर आप देखें उभरते बाजारों में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट्स हैं, वो शायद ऐसा कंटिन्यू रहेगा। देखिए, उनका कहना है कि अब तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जहां तक बात है, म्यूचुअल फंड्स की ओर से बाजार में निवेश आता था, लेकिन अब EPF और साथ ही साथ नेशनल पेंशन स्कीम NPS का भी बाजार में निवेश आएगा और $2 से $3 बिलियन के आसपास का जो सालाना निवेश है वो इन इंस्टीट्यूशन की तरफ से आएगा और शायद आगे ये बढ़ता हुआ भी दिखेगा। तो FIs का फ्लोज तो बढ़ ही रहा है और उसके साथ साथ डोमेस्टिक जो फ्लोज हैं वो भी बढ़ेंगे, जिससे जो वैल्यूएशंस हैं वो शायद प्रीमियम साइड पे रहेंगे, जिस वजह से उन्होंने 9,700 से जो टारगेट था उसे बढ़ाकर अब 10,000 किया है। स्टॉक स्पेसिफिक जहां तक बात है तो टाइटन के ऊपर ब्रोकर्स बुलिश हो रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, 521 का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है कि नोटबंदी के बाद से जो इनके सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं, जो रिकवरी है सेल्स में, खासतौर पे होलसेल चैनल्स में, वो काफी चौंकाने वाली है। और तनिष्क का जो मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है और गोल्ड प्लस को उसको तनिष्क से जो मर्ज करने की बात है मैनेजमेंट की, वो काफी पॉजिटिव उनको साउंड कर रही है। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है उससे इंक्रीज किया है। 400 रुपए पहले टारगेट प्राइस था, अब उसे बढ़ाकर 455 किया है। और मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवे रेटिंग बरकरार रखते हुए 530 का टारगेट प्राइस दिया। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हमको एक कंसेंसस अपग्रेड जो है वो इस काउंटर में आते हुए दिखेंगे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर, सेल रेटिंग थी पहले, अब उसे बढ़ाकर न्यूट्रल किया है और 1857 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है हाल में जो शेयर में गिरावट हुई है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का लिकर बैन का फैसला आया था उससे जो मार्जिन पे असर होगा वो कहीं ना कहीं शेयर में डिस्काउंटेड है, जिस वजह से उन्होंने हल्का अपग्रेड किया है। मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है सोबा के ऊपर, उनका आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, 370 का टारगेट प्राइस दिया है। उनका ये कहना है कि नोटबंदी से इनके जो प्री सेल्स के आंकड़े हैं उसमें एक तगड़ा सुधार देखने को मिला और बावजूद इसके कि उन्होंने Q4 में कोई बड़ा लॉन्च नहीं किया है, Q4 के जो प्री सेल्स के आंकड़े हैं वो काफी सरप्राइजिंगली पॉजिटिव हैं, तो उस वजह से उन्होंने आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है और 370 का टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है कोल इंडिया के ऊपर, न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, 312 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। उनका ये कहना है कि FY17 के उत्पादन की बात करें या तो फिर ऑप्टेक की बात करें, वो जो नंबर्स हैं वो इनके अनुमान के मुताबिक हैं और वॉल्यूम ग्रोथ को लेके वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव, जिस वजह से जो मौजूदा प्राइस है उसके ऊपर के टारगेट प्राइस मेंटेन कर रहे हैं। साइंट के ऊपर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, डबल अपग्रेड किया उन्होंने, पहले अंडरवेट की रेटिंग थी, अब उसे बढ़ाकर ओवरवेट किया है, टारगेट प्राइस 565 का दिया है, री रेटिंग की संभावना जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिलेगी, जिस वजह से बाकी पीयर्स के मुकाबले जो वैल्यूएशन डिस्काउंट है उसमें कमी देखने को मिलेगी, जिस वजह से डबल अपग्रेड उन्होंने किया है। और आखिर में UBS की कॉल आई है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, बाय रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है, 900
रुपए का पहले टारगेट प्राइस था, 150 रुपए बढ़ा के 1050 रुपए का टारगेट प्राइस था। ठीक है, 1000 के ऊपर का टारगेट अब कोटक महिंद्रा बैंक पे भी आ चुका है। शुक्रिया संदीप ये बताने के लिए कि रिपोर्ट्स क्या इस समय कह रही हैं, लेकिन 2-3 खबरें अभी भी आई हैं, इस पर जरा नोटिस कर लें। एक तो इरोज इंटरनेशनल के जो फाउंडर मेंबर्स हैं उन्होंने प्लेज किया है 4.5% शेयर गिरवी रखे हैं, शायद थोड़ा शेयर कमज़ोर हो जाएगा। केईसी इंटरनेशनल को एक ऑर्डर मिला है, इस पर आप नज़र रखें। और इसके अलावा एक खबर यह है कि शायद 2000 करोड़ रुपया शुगर के जो किसान हैं, शुगर मिल्स हैं, उसको सॉफ्ट लोन के तौर पर यूपी सरकार दे सकती है। तो चीनी कंपनीज पर भी ध्यान रखना है। और एक अहम खबर है जो कि चल रही थी बाजार बंद होने के बाद, वो थी डॉक्टर रेड्डीज को लेकर, जहां पे इनके श्री काकाकुल्लम जो प्लांट है उसमें इनको 2 ऑब्जर्वेशन मिली हैं। 483 भी इनको मिल गया और 2 ऑब्जर्वेशन भी हैं। शेयर अच्छा पुल बैक दिखा गया। हरी, इस पर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। एक्चुअली इनके ना 2 प्लांट को पहले से 483 मिला हुआ है, ये तीसरा प्लांट था जहाँ पे ऑब्जर्वेशन चल रही थी, 2 मिल गई हैं और 483 भी इशू हो गया है। लेकिन शेयर के बिहेवियर को देख के ऐसा लगता था कि शायद ट्रेडर्स को जानते थे पहले से कि 483 तो मिल ही जाएगा। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है, क्योंकि कंपनी ने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया कि ये 2 ऑब्जर्वेशन कौन सी हैं। आप उसके एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी देखेंगे ना, वहां पे भी डिस्क्लोजर नहीं है। आई थिंक पिछले 6 से 8 महीने में डेफिनेटली ये जो फॉर्म 483 का इश्यू काफ़ी अहम रहा है। मेरे ख्याल से जो समस्या है सारे फार्मा कंपनीज का, इट इज़ स्लाइटली लार्जर। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ओबामा केयर को शायद बहुत जल्दी स्क्रैप किया जाएगा और एक ऑल्टरनेट बिल लाया जाएगा, जिससे आई थिंक इंडियन जेनरिक कंपनीज को काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल फार्मा स्पेस, सिर्फ एक कंपनी, ओवरऑल फार्मा स्पेस में मैं मानता हूँ कि आने वाले महीनों में प्रेशर बना रहेगा। चलिए 2 खबरें और है। एक तो एनआईटी के संदर्भ में है, एनआईटी लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। सब्सिडरी ने रेको के साथ करार किया है। रेको मतलब कि रियल एस्टेट काउंसिल ऑफ ओंटारियो। एनआईटी के लिए पॉजिटिव खबर है, ड्राइव हो सकता है स्टॉक। दूसरा प्रीमियर एक्सप्लोसिव स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार से कंपनी को जमीन मिली है प्लांट लगाने के लिए। जो जमीन है 202 एकड़ की मिली है। पॉजिटिव खबर, दोनों ही स्टॉक्स को रूल कर सकते हैं। राकेश, दोनों स्टॉक्स पे आपके कमेंट्स? देखिए, एनआईटी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ने नीचे से एक ब्रेकआउट दिखाया था 77 रुपीज़ के ऊपर। किसी के पास है तो होल्ड करे, नई खरीदारी अब रजत अभी करनी चाहिए ट्रेडिंग के नजरिए से। जब 85 के लेवल्स के ऊपर स्टॉक निकलता है, 85 के ऊपर निकलता है, तब एक नया ब्रेकआउट होगा। उस ब्रेकआउट के लक्ष्य 89-90 के बैठते हैं। प्रीमियर एक्सक्लूसिव की बात करें तो यहाँ भी टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट करेक्शंस पे बाय करके चलना चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि सिटी नेटवर्क पर भी एक पॉजिटिव खबर है, जो कि प्लेजिंग थी वो रिलीज हुई है, यानी कि जो शेयर प्लेज थे वो अनप्लेज हो गए हैं। तो आज सिटी नेटवर्क भी अच्छा चल सकता है, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक दूसरा शेयर हुआ है इन्फीबीम, ये सर्किट पे है, माफ कीजिए आज बैन में वापस आया है। तो एक बार आप देखेंगे इस पे समिट करना क्या चाहिए इन्फीबीम पे, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैन का फर्स्ट डे था और ये उसका सेकंड डे था F&O के अंदर आने में। आज फिर से बैन में है, आज फिर से कुछ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। उस दिन 8% की शॉर्ट कवरिंग थी। ठीक है डिम्पी, ऑलरेडी ये स्टॉक लास्ट 5-6 दिनों से मोर देन अगर हम देखें तो 35-40% से भी ज़्यादा ये इरोड हो गया है। तो काफ़ी शार्प करेक्शन है, वॉल्यूम के साथ करेक्शन हुआ है। तो ये एटलीस्ट इन द नियर टर्म ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। हालांकि 900-880 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से गिरावट थोड़ी थम सकती है, बट ये स्टॉक ओवरऑल नेगेटिव बाय से ट्रेड करेगा। मोरलेस हमें लग रहा है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 2 या 3 वीक में ये स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा सकता है। और ये कंसोलिडेशन क्योंकि एक शार्प करेक्शन आया है, थोड़े ब्रॉड रेंज में होगा, तो हमें लग रहा है कि अगर यहाँ से बाउंस भी आता है तो 1000-1050 का एक मेजर हर्डल होगा। और लो साइड पे जब भी ये 900-880 आएगा, वहाँ से हम थोड़ी बहुत रिकवरी देख सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि एक एटलीस्ट ये स्टॉक अभी थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में स्लिप हो सकता है, वेर इन रेंज 100-150 पॉइंट्स की हो सकती है। ऊपर 1000-1050 का रेजिस्टेंस, नीचे 900 से लेके 880 का सपोर्ट होगा। ठीक है, एक राकेश आप एक शेयर देखिए, आदित्य बिरला नोवो। मैं खबर बता देता हूँ, आरबीआई ने ना इनको पेमेंट बैंक के लिए लाइसेंस ग्रांट कर दिया। तो इस बीच एक नया प्लेयर आ गया पेमेंट बैंक के अंदर, वो है एबी नोवो। ये कितना ठीक लग रहा है आपको? देखिए डिम्पी, काफ़ी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, ऑलरेडी करेक्शन पे चल रहा है, करेक्शन पे बाय करके चलना चाहिए। और कल मंडे की क्लोजिंग 1520 के अराउंड की, एक बार 1540 के ऊपर निकलता है तब
शॉर्ट टर्म में ऊपर में आपको 1555, 1558 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अविनाश, क्या रियल एस्टेट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले और होगा मार्केट पे? अभी देखिए कल क्रेडिट पॉलिसी है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट सेंसिटिव पे तो कहीं ना कहीं फोकस रहेगा ही है मार्केट में। प्रतिभा, राम की इंफ्रा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स का क्लियर कट फोकस है। इसके अलावा रियल एस्टेट पैक देखिए, पेनिनसुला, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अनंतराज जैसे स्टॉक्स चलते हुए नजर आए थे। इन दोनों ही सेक्टर्स पे आपका व्यू क्या है अभी? नहीं, मुझे लग रहा है कि रजत, कल जो कमेंट्री आरबीआई गवर्नर से आएगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि ओवरऑल मार्केट्स का और हमारा व्यू न्यूट्रल है, इस बार शायद कोई रेट कट ना हो, बट डेफिनेटली जो कमेंट्री रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर हम अच्छी कमेंट्री सुनने में आते हैं तो डेफिनेटली रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको लग रहा है कि आगे का जो पीरियड है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। जिस प्रकार से इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट हो चुका है, हमको लग रहा है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली स्कोप है कि और एक 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आने के लिए। वो कब आता है वो देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेरे ख्याल से कमेंट्री अगर पॉजिटिव आती है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा अपटिक कल देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए शेयर बाजार लाइव को यही रोकते हैं और शुरू करते हैं फर्स्ट रेट। नमस्कार, फर्स्ट रेट में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो महिर, अब मार्केट तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो ऐसा हो गया है कि स्पीड ब्रेकर भी ब्रेकर का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बाजार उसको भी लांघ जाता है, उसको पार कर जा रहा है। ये हर दिन या तो गैप के साथ या फिर अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम 9200 पे थी, लेकिन वो भी शायद प्रॉब्लम दिखी नहीं। देखिए, लग रहा था बहुत बड़ा लेवल है, लेकिन लगा नहीं लेवल है वो। देखिए, एक तो उसके ऊपर क्लोजिंग दी हमने। अब कल क्योंकि मार्केट्स बंद थे तो आज हो सकता है थोड़ा बहुत कैचअप करने की कोशिश करें इंटरनेशनल की उसको, लेकिन जो उससे बड़ी चीज़ है जो कि मैं देख रहा था एक डेटा, अब देखिए जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें एफआईज ने करीब 49,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया इंडियन मार्केट में। इसे अगर आप तुलना करके देखेंगे इससे पिछले साल, तो उस समय जो हेवी सेलिंग हुई थी उसमें से कुछ की उन्होंने भरपाई करी है। तो अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि निफ्टी तो 9300 के ऊपर जाएगा, ओवरबॉट टेरिटरी में टेक्निकली जा चुका है निफ्टी, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म आ भी जाए, शॉर्ट टर्म करेक्शन हो भी सकता है। कम से कम आज के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा। आप देख भी रहे हैं कि उस देखिए जिस तरह के आए हैं 9280 पर निफ्टी इस समय है। हाँ, ये ज़रूर है कि फोकस में बैंकिंग स्टॉक्स रहेंगे, क्योंकि कल यूपी सरकार ने जो कर्ज की माफ़ी दी है, अमाउंट छोटा है 36,000 करोड़, लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इसका हो सकता है। लेकिन साथ साथ कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो जो अपना स्टांस आरबीआई ने चेंज किया था, न्यूट्रल कर दिया था अकोमोडेटिव से, उसके बाद की ये पहली पॉलिसी है। उसमें उनकी कमेंट कंसिडरिंग कि क्रूड भी एक महीने के हाई के आसपास है, तो उनकी कमेंट्री वहाँ पर क्या रहती है वो देखना होगा। लेकिन अभी भी देखिए, अगर आप टोटल ब्लॉक देखें एफपीआईज का जो कि भारत में इन्वेस्टेड है, तो इस साल जो 49,000 करोड़ ऐड हुआ है उसको पिछले साल से आप तुलना करके देखिए तो फिर वो आंकड़ा छोटा है। तो ऐसा नहीं है कि एफआईएस का पेट भर गया है और अब वो बेचना शुरू कर देंगे। पर हाँ, वैल्यूएशन के लिहाज से देखा जाए तो इमर्जिंग मार्केट में इस समय भारत सबसे एक्सपेंसिव मार्केट्स में से एक है। अच्छा, वैसे ये कह सकते हैं कि एफआईएस दूसरे अरुण जेटली है? अब दोनों में से कौन ज्यादा बुलिश है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, पर ये जरूर है कि फंडामेंटली इट्स नॉट दैट बैड। ठीक है, लेकिन इस बीच रुपए की भी ओपनिंग हुई है, 65 के ऊपर रुपया आया है, कुछ टिक्स भी आने शुरू हो गए हैं। रजत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे 10 शेयर समझ लेते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर स्टॉक्स की चर्चा शुरू कर देंगे। रजत बताएं। एनएमडीसी फोकस में होगा। खबर यहाँ पर यह है कि फाइन और लंप और की कीमतें तय की हैं, नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू हैं। 138 के टारगेट के लिए पोर्टफोलियो में जोड़ें, ऐसे 132 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। केसी इंटरनेशनल दूसरा शेयर जहां पर ऑर्डर इनफ्लो बहुत स्ट्रांग मिला, 1781 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं कंपनी को पावर ग्रिड से, जिसमें से 432 करोड़ के ऑर्डर हैं और 1349 करोड़ के ऑर्डर विदेश से मिले हैं कंपनी को। तो 217 का पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। कल की क्लोजिंग के हिसाब से 210 का एक स्टॉप लॉस बैठता है। उजास एनर्जी, सीईआरसी ने आरईसीज के फ्लोर प्राइस तय किए हैं। आरईसीज मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, और ये बेहतर है उजास एनर्जी जैसी कंपनियों को, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो ऑपरेट करते हैं कंपनियां, उनके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 38 का एक टारगेट रहेगा, 35 का एक स्टॉप लॉस उजास एनर्जी पे लगाकर चलें। शोभा लिमिटेड पे पॉजिटिव रिपोर्ट है, मैक्वेरी की आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और जो टारगेट वो समझते हैं फेयर वैल्यू वो है
370 का, आज सुबह चला तो 350 तक पहुंच सकता है। 340 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। शुगर स्टॉक्स बस कर रहे थे पिछले सत्र में, केएम शुगर यहां से और चल सकता है क्योंकि 18 दिनों की गिरावट के बाद ओवरसोल्ड रीजन से पलटा है स्टॉक, तो बाय कॉल है इसमें टेक्निकली। 30 का टारगेट, 2850 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। रिलायंस कैपिटल वायदा कारोबार का हिस्सा है, लेकिन खबर यहां पर यह है कि प्राइम फोकस में हिस्सेदारी बेचने की योजना है। 35.1% हिस्सा जो है प्राइम फोकस में होल्ड करते हैं उसको बेचने की योजना है। 650 का टारगेट रहेगा, 610 का एक स्टॉप लॉस रिलायंस कैपिटल पे फॉलो करें। जीएमआर इंफ्रा, जीएमआर एनर्जी ने टीएनबी रेमाको के साथ करार किया है, ओएनएम पावर प्लांट्स के लिए करार किया गया है। एक पॉजिटिव खबर जो जीएमआर इंफ्रा को ड्राइव कर सकती है आज। 1685 के टारगेट के लिए आप अप्रोच करें, 1620 का एक स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे लगाना होगा। और एक स्टॉक है कल्याणी स्टील, इस स्टॉक पे एक्शन रह सकता है। स्टील स्टॉक्स बस कर सकते हैं क्योंकि यहां पर 2000 रुपए प्रति टन फ्लैट स्टील के जो दाम हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी गई, तो कल्याणी स्टील पे फोकस रह सकता है। अगला स्टॉक है एचपीएल इलेक्ट्रिक का, जिसमें इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दी है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न, टेक्निकल चार्ट में मजबूत, और 3 हफ्ते से जो तेजी है स्टॉक पे देखने को मिल रही है। मोमेंटम कॉल है, आज एचपीएल इलेक्ट्रिक चला तो 130 तक पहुंच सकता है, 124 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और लास्टली पीएनबी गिल्ड्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी से पहले एक्टिव हो सकते हैं। पीएनबी गिल्ड्स में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिले थे प्रीवियस सेशन में, आज का टारगेट है 60, स्टॉप लॉस छोटा सा आपको 55 का अपने रडार पर रखना है। ठीक है, 10 के 10 शेयर ऐसे हैं जिसमें पीएनबी गिल्ड को आखिरी शेयर शामिल किया गया है। सभी के सभी बाय कॉल्स ही हैं। इस समय निफ्टी के जो टिक्स आ रहे हैं उसमें 32 अंकों की बढ़त है, 9300 के बेहद करीब है। कुछ एक शेयर्स देख लीजिए। एक तो डॉक्टर रेड्डीज को अर्ली स्टेज पे देखना बहुत जरूरी है कि टिक्स कैसे आ रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन का डंक झेलेगा या फिर इस ऑब्जर्वेशन को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, ये समझना होगा। एक बार डॉक्टर रेड्डीज का इंडिकेटिव दिखाइए कि वहां पे एक नंबर देखने को मिल रहे हैं। एक सिप्ला 1.5% नीचे है, 40 रुपए नीचे, ये अच्छा शॉर्ट कवरिंग का 4% ऊपर था, आज 1.5% नीचे। सिप्ला को एक दवा की मंजूरी मिली है, तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज एक ना शुगर कंपनीज पे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि 2000 करोड़ का एक सॉफ्ट लोन दिया जा सकता है, इस पे आपको ध्यान रखना होगा। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आए हैं, जरा यहाँ पे भी देख लेते हैं इंडिकेटिव टिक्स क्या कह रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प ऑलमोस्ट 11 रुपए ऊपर खोल रहा है। एक बार टीवीएस मोटर पे देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर भी क्योंकि नंबर्स आए हैं, नंबर बेहतर हैं, ये करीब 0.25% ऊपर खोल रहा है। तो ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट टिपिकली थोड़ा सा ठीक देखने को मिल रहा है। कईयों की इन्वेंट्री फंस गई थी M&M की, हालांकि वो भी अब 1.5% ऊपर है क्योंकि उन्होंने ग्रोथ अच्छी दिखाई है 15% की। 18,000 की इन्वेंट्री शायद इनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, एक्सपोर्ट करके भी ये एडजस्ट कर लेंगे। तो मीर इस बार ऑटो कंपनीज ने जो इस बार ईयर एंडिंग में जो किया है ना, ये अपने आप में कह सकते हैं कि ठीक है। इन्होंने इन्वेंट्री नहीं छोड़ी है, कन्फ्यूजन नहीं छोड़ा, कन्फ्यूजन दूर कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल कन्फ्यूजन तो खैर चलिए दूर हो ही गया है यहाँ पर। और अब आई थिंक देखना होगा कि इस साल में स्पेशली जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। लेकिन कमिंग बैक टू टुडेज मार्केट, देखिए 9272 के आसपास निफ्टी इस समय है, करीब 35 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। राकेश, 9300 क्रूशियल तो है मार्केट के लिए, एंड ऑब्वियसली टेक्निकली हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत लगे भी ओवरबॉट जोन में, लेकिन ओवरबॉट मार्केट का मजा ही ये होता है कि ये कहाँ जाके घूमेगा ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, मेरी अक्सर हमने देखा है कि जिसको टेक्निकली हम ओवरबॉट बोलते हैं वो ओवरबॉट हो जाता है। और इस समय आप देखें तो सेक्टोरल रोटेशन लगता है, मुझे लगता है आईटी शायद प्रेशर में रहेगा और आईटी को कंपनसेट करेगा एफएमसीजी। एज ऑफ नाउ बिल्कुल ऐसा नहीं मानना चाहिए कि काफ़ी ऊपर आ गए हैं तो मुनाफे को बांध लें और नई पोजीशंस ना लें। मेरा ऐसा मानना है इस समय एक स्पेस एफएमसीजी पैक जो है काफ़ी स्ट्रांग लगता है और मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग करके चलना चाहिए। एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे लगता है इसको भी मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, 2 शेयर एक बार इंडिकेटिव में आप और देख लीजिए। एक तो रिलायंस कैपिटल जो कि प्राइम फोकस में 35% हिस्सा बेच रहा है, ये ऑलमोस्ट 3 रुपये बढ़कर खुल रहा है। एक देख लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहाँ पे दहेज को प्लांट को लेके 13,000 करोड़ लगाने वाले हैं, अब ये करीब 1390 यानी कि 1400 के बेहद करीब आ चुका है। ये भी आज 1% ऊपर खुल रहा है। इस पे आपको थोड़ा सा, हालांकि एक नेगेटिव खबर है लेकिन वो नेगेटिव क्या, सिर्फ 30 करोड़ का है। एक केईसी इंटरनेशनल भी देख लीजिए, इसको मल्टीपल ऑर्डर्स मिले थे 1781 करोड़ के, तो ये केईसी इंटरनेशनल करीब 2% ऊपर खुल रहा है। कुछ एक बैंकिंग स्टॉक्स भी आप देखिए क्योंकि 36,000 करोड़ का जो लोन वेवर है, क्या सरकारी बैंकों को दबाव बनाएगा? एसबीआई तो कह रहा नहीं होगा, वो तो फ्लैट है। पीएनबी जो कि दूसरा बड़ा सरकारी बैंक है, वो कह रहे नहीं है सर, इसको तो हम नोटिस ही नहीं कर रहे, तो ये भी 35 पैसे ऊपर खुल रहा है। तो ज्यादातर बैंक्स इस समय
कम से कम 36,000 करोड़ की जो रकम है उसको नेगेटिव ही नहीं देख रहे हैं। दूसरा, इसके जो बेनिफिशियरी है उसमें एक जैन इरिगेशन देखिए, डिस्पोजेबल इनकम का बड़ा बेनिफिशियरी F&O पे भी है, ये 1.5% ऊपर है। जैन इरिगेशन का DVR भी है, आप इस पे भी एक बार ध्यान रख सकते हैं, ये भी एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखाएगा। ये 64 रुपए पे है, जैन इरिगेशन 100 का है, DVR 64 का है, तो आज कैचअप देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन दोनों पर्टिकुलर शेयर्स पे। मिहिर जी हाँ, बिल्कुल इस पर कैचअप देखने को मिल सकता है। खैर चलिए, संकेत जिस तरह के हैं, समेत आपकी ओपनिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, जैसे निफ्टी पे मैंने बताया कि यस पॉजिटिव स्टांस से ही हम मेंटेन रखेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, और जैसे आप बात कर रहे थे कि मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी में है, तो ओवरबॉट टेरिटरी में मार्केट लास्ट 1 या 1.5 महीनों से है। बट स्ट्रॉन्ग जब अप ट्रेंड होती है तो ये जो ओवरबॉट टेरिटरी के जो रूल्स होते हैं वो इजीली डिफाई हो जाते हैं, और इनफैक्ट ओवरबॉट होने के बाद ही हम स्ट्रॉन्ग मूव्स देखते हैं। तो हमें लग रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और ये जो फेज़ है यहाँ पे हम ज़्यादा कोई बड़ा मेजर करेक्शन नहीं देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी लिए हुए हैं तो उनको तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। इनफैक्ट ज़्यादा डिप्स के भी वेट मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत भी टाइम वाइज भी कंसोलिडेशन आता है तो वो मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि 9,200 के जो एक मेजर हर्डल बन चुके थे वो मार्केट ने डिसाइसिवली ब्रेक किए हुए हैं। तो काफ़ी बड़े लेवल्स अभी अनफोल्ड हो रहे हैं। तो एटलीस्ट आप एक 2 वीक की बात करें तो 9400 9500 के लेवल्स काफ़ी पॉसिबल लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है, तो पॉजिटिव साइड में रहना चाहिए, और हर एक माइनर डिप और कंसोलिडेशन एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरी चीज़ ये भी है डिम्पी, आज आप देखिए, एक तो हो सकता है सेंसेक्स 30,000 के बाहर खुले, अच्छा, और पूरे चांसेस हैं कि आज ये नया लाइफ टाइम हाई हिट करे। 30,024 का इसका लाइफ टाइम हाई है, जो कि 4 मार्च 2015 को हिट हुआ था। उसके ऊपर हो सकता है ये भी निकले 29,996 पे फिलहाल ये है इंडिकेटिव टिक्स में, तो 30,000 इज ऑलमोस्ट गिवन, और उसके ऊपर एक नया हाई भी गिवन है। अब हरी, 2 इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब देखिए, रिलायंस और निफ्टी दोनों को आप देखिए, आपने CLSA की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी, दे हैव रिवाइज्ड देयर निफ्टी टारगेट, टिपिकली 10,000 का उन्होंने किया है इस तरह के मार्केट में। दूसरा, रिलायंस को देखिए, रिलायंस 1400 के काफ़ी करीब है, 1395। मैं ये इन दोनों का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज इन दोनों पर आप देखिए फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी मूव जिस तरह का है, दे बोथ आर एक्चुअली चैलेंजिंग द कन्विक्शन ऑन द हायर साइड। कि रिलायंस पर लोगों को लग रहा था कि ये चल जाएगा जियो की ट्रिगर पे, तो हो सकता है 1350 1400 चला जाए, अब ये 1400 पे खड़ा है एंड इट्स नॉट गिविंग अप। निफ्टी लग रहा था 92 93 के पार जाएगा तो रेजिस्टेंस में चले जाएगा, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट गिविंग अप, कोई बड़ा करेक्शन इज नॉट ऑन द रेडार। ये टिपिकली इस तरह का जो सेटअप होता है ना, उसमें कई बार ब्रोकरेज हाउसेस को भी अपने टारगेट्स रिवाइज करने पड़ते हैं, और डीलर भी डांट, और या तो टाइमलाइन घटानी पड़ती है, डीलर डांट खाते हैं, वो अलग। आपका व्यू इन दोनों पर क्या है हरी? चलिए, शायद उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन राकेश आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल जैसे डिम्पी ने बोला कि मार्केट्स, देखिए रिग्रेट्स का मार्केट होता है, जिसने मिस करा सब रिलायंस इंडस्ट्रीज को वो तो मिस कर ही रहा है, बट इस स्पेस में एक स्टॉक रिलायंस को देखिए मौजूदा स्तरों पे तो बाई नहीं करूंगा, करेक्शन पे बाय करके चलना चाहिए। बट एक स्टॉक जिसका डिम्पी ने 2-3 बार जिक्र करा, रिलायंस कैपिटल, काफी बेहतरीन लगता है, एक नई टेरिटरी में एंटर करा है, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस, ज्यादा डीप नहीं, 595 के नीचे का बेस बना के एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में 650 और उसके बाद काफी ऊपर के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाजार भी खुलने वाला है। जो 1.5% नीचे था ना डॉक्टर रेड्डीज, वो भी शायद अब हरे निशान में आ गया। एक बार इंडिकेटिव टिक उसका भी देख लेते हैं, वो कैसे आप ट्रेड कर रहा है। यस, वो हरे निशान में आ चुका है, तो गिरावट 1.5% खत्म है। एक बार जैकॉप भी देखिए, आज टुडेज ट्रेड में हमने आपको दिया था आपके सामने, ये करीब 3% ऊपर खुल रहा है, तो 78 के लेवल्स पे ये आज का टुडेज ट्रेड भी है। अच्छा बेनिफिशियरी है ये नवी मुंबई प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है वहाँ पे, उसका फायदा इसको मिलेगा। NIT पे भी आप नजर रख सकते हैं, यहाँ पर भी एक अच्छा प्ले देखने को मिल रहा है, ये भी करीब 0.1%। और प्रीमियर एक्सक्लूसिव, क्योंकि इनके एक जमीन मिली है आंध्र प्रदेश सरकार से, 202 एकड़ है, ये भी करीब 3.5% ऊपर खुल रहा है। ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स हैं जो कि अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं। हरी, आप ओवरऑल मार्केट का सेटअप तो आज बिल्कुल ठीक लग रहा है। इस सेटअप में रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ओवरऑल आपका व्यू क्या है?
सही डिम्पी, मेरा मानना है कि यहाँ से मार्केट को यदि हायर हाइज जाना है और जैसे मार्केट में ऑलरेडी 9,800 और 10,000 के टारगेट्स आ रहे हैं निफ्टी पे, आई थिंक 3 ब्रॉड एरियाज यहाँ से ड्राइव करेगा। पहला तो रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेगा, जहां हमारा मानना है कि वी शुड गेट बैक टू अबाउट 1600 लेवल्स, और आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए पॉजिटिव रहेगा। दूसरा कैपिटल गुड्स, खासकर L&T रहेगा, जो एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा मार्केट को ऊपर लेके जाने में। और तीसरा रहेगा FMCG, आई थिंक जिसे GST और रूरल इनकम से बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मैं मानता हूं कि ब्रॉडली जो मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो और FMCG, ये तीनों सेगमेंट्स मिला के मार्केट्स को और ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, एक पूंज लॉट भी आप देख सकते हैं, ये पहले भी चला था, आज भी चला है। कुछ डिफेंस का प्ले भी इसके अंदर है, क्योंकि कुछ एक रॉकेट्स बनाने के ऑर्डर, एक बैठक हुई थी डिफेंस को लेकर, उसमें दिए गए। पूंज लॉट कितना बड़ा बेनिफिशियरी होगा मालूम इसका नहीं अभी, लेकिन आईकिक में 3.5% ऊपर खोल रहा है। टाइटन्स के ना नंबर आए थे, इसका जो आई केयर डिवीजन है वो अच्छा प्ले कर रहा है, ये करीब 2 से 2.5% ये भी ऊपर खोल रहा है। रैलीज इंडिया एक बड़ा बेनिफिशियरी है इस बार का एग्री प्ले का, क्योंकि इस बार थोड़ी गर्मी पड़ने वाली है, शायद थोड़े पेस्टिसाइड केमिकल्स की ज़्यादा जरूरत पड़ जाए और थोड़ी बारिश भी कम होगी, और ये 36,000 करोड़ का जो लोन वेवर है किसानों को, उनका डिस्पोजल बढ़ाएगा। ये करीब 0.25% ऊपर खुल रहा है। KEC तो आपको पता ही है क्योंकि ऑर्डर्स को मिले हैं, ये भी अच्छा प्ले दिखा रहा है। एक दो शेयर और देखिए, NMDC, इस पे भी आज एक न्यूज फ्लो था, ये भी करीब 1.5% ऊपर है। डेल्टा कॉप सुमित के आज लिस्ट में था, वो भी कह रहे कि अच्छा चलेगा, आज भी अच्छी बढ़त के साथ ही प्ले कर रहा है, करीब ये भी 1% इस शेयर को ऊपर खुल रहा है। स्टील कंपनीज ने दाम बढ़ाए हैं, फ्लैट स्टील के दाम बढ़े हैं, तो आप स्टील कंपनीज पे देखेंगे यहाँ पे कुछ एक मोमेंटम दिखेगा आपको। सेल, टाटा स्टील, ये टिपिकल कुछ फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं, ये करीब आधे से 0.25% ऊपर खुल रहे हैं। और आपको कुछ छोटी कंपनी जैसे पन्नार इंजीनियरिंग, ये रेलवे को स्टील सप्लाई करती है, जो वैगन बनते हैं, टिपिकली ये वही कंपनी है, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है। कल्याणी स्टील, ये भी आज वैसे ही पॉजिटिव खुल रहा है। तो मेरी एक कमोडिटी वाला जो प्ले है ना, ये भी अभी मार्केट के अंदर प्ले कर रहा है। कुछ दिन तक लीडरशिप टायर ने संभाली, अब स्टील संभाल रहा है, तो एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है कमोडिटीज प्ले के अंदर भी। बिल्कुल, इनफैक्ट जो राकेश ने बात कही ना, वो सबसे अहम है कि अब देखिए सेक्टोरल रोटेशन अच्छा खासा हो रहा है मार्केट में। अविनाश, ये सेक्टोरल रोटेशन तो है, नाउ यू नो विद इन इंडेक्स आल्सो द रोटेशन हैज टू हैपन। रिलायंस तो लीड कर रहा है, पर साथ साथ में ऑन डेज जब रिलायंस ब्रीदर लेता है, कहीं और से सपोर्ट आना जरूरी है, चाहे वो SBI से आए या फिर ICICI से, इन्फोसिस से, ITC से। इसमें मोस्ट रेलेवेंट कैंडिडेट आपको कौन सा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि PSU बैंक्स में क्लियरली जो फ्रंटलाइन कंपनीज है वहाँ पे एक्शन जरूर आना चाहिए, जैसे कि SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और क्लियरली कैपिटल गुड्स पे इसमें L&T जो फ्राइडे के प्रीवियस सेशन में 6% ऊपर था, यहाँ पे डेफिनेटली तेजी का रुझान रख सकता है, तो यहाँ पे नजर रखें। राइट, चलिए नजर रखेंगे यहाँ पर। लेकिन बाजार खुलने वाला है 30,000 के पार, सेंसेक्स की ओपनिंग होने की तैयारी इस समय, और निफ्टी 9264 पर 1/4% की मजबूती दोनों पर देखने को मिल रही है, और 85.2 पर सेंसेक्स खुला है, निफ्टी 22.2 पर, लेकिन अच्छी खासी मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। तो सेंसेक्स अब 55.2 पर इस समय अब ट्रेड करते हुए, और निफ्टी पर भी ठीक ठाक रुझान देखने को मिल रहा है, तो दोनों ही ठीक। अब निफ्टी इनफैक्ट बस 2 पॉइंट ऊपर 9238 पर, रॉयटर्स पर टिक अपडेट नहीं हुआ था अभी, लेकिन जो ताज़ा टिक है उसे एक बार देखते हैं। तो निफ्टी रिकॉर्ड लेवल पर खुलने के बाद थोड़ा फ्लैट 9233 पर निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए 9233 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं जो गेनर्स हैं निफ्टी के, उनको एक बार देख लेते हैं, देन विल गो टू बैंकिंग स्टॉक्स। निफ्टी के जो टॉप गेनर्स हैं इसमें आप देखिए, एक तो रिलायंस है जिस पर अच्छा मूव है, ये करीब 0.5% ऊपर है। बॉश, सिप्ला, हिंडाल्को, इस पर अच्छा मूव है, और ये कुछ हद तक मार्केट को डिफेंड करने की कोशिश करते हुए निफ्टी हालांकि 13 पॉइंट नीचे है। कोटक महिंद्रा बैंक, NTPC, HUL, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती अच्छी देखने को मिली। निफ्टी हल्का सा सॉफ्ट है 9224 पर, हालांकि अब भी बना हुआ है। और जो लूजर्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं। HDFC लिमिटेड है जो कि 1.5% नीचे है निफ्टी में, ITC है जो कि 1% नीचे है, इन्फोसिस, IT स्पेस पूरा ही इनफैक्ट अब देखिए यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.5% नीचे है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये 0.5% नीचे है,
ICICI, एशियन पेंट्स और टाटा मोटर्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर इस समय लाल निशान देखने को मिल रहा है। तो जिसे कहते हैं ना कि होठ और प्याले के बीच में अंतर रह जाता है, वो सेंसेक्स पर वही हुआ है, वो अंतर थोड़ा सा रह गया है, लेकिन देखते हैं, अभी तो शुरू हुआ है खेल। हो सकता है और शॉर्ट कवरिंग आ जाए, क्योंकि मार्केट टिपिकली शॉर्ट कवरिंग का ही है। 2 दिन से हम यही देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग के दम पर बाजार यहाँ तक पहुंचा है। कुछ एक और शेयर्स देख लेते हैं जिनमें आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला अर्ली ट्रेड के अंदर ही। उसमें साइंट है, ये करीब 7% ऊपर है, और अभी संदीप भी हमको कह रहे थे कि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट ने इसको अपग्रेड किया है बाय कॉल पे। ये आपके गेनर्स आपके सामने चल रहे हैं, उसमें कुछ फार्मा कंपनी भी आप देख रहे होंगे, इप्का लैब ये भी ऊपर है, केसी इंटरनेशनल ये 4% ऊपर है, 1700 प्लस करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं। इंडियन होटल पे आप नजर रखें, ये भी 3% ऊपर आकर चल रहा है। हॉलिडे सीजन इस बार शायद अच्छा रहेगा। एक खबर मैं आपको बता दूं, हालांकि आज काम का दिन है, लेकिन एक छुट्टी के हिसाब से जुड़ी हुई खबर है कि इंडिगो की 43 फ्लाइट्स इस बार गर्मी में और जुड़ जाएंगी। तो इंडिगो सबसे बड़ा नेटवर्क रखता है, उसके अंदर 43 फ्लाइट्स और जुड़ने वाली हैं, ये भी आज ₹1 ऊपर। पुंजलॉयड करीब 2.5% ऊपर, और टाइटन के अंदर भी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग नोट मिल रहा है, और ये भी करीब 3% की अच्छी बढ़त के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। कुछ एक और छोटे और मिड कैप शेयरों में आप जैन इरिगेशन को देखिए, ये करीब 2.5% ऊपर, रैलीज इंडिया 1.5%, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भी करीब 1.5% की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स भी देख लेते हैं जो कैटेगरी बी टिपिकली आते हैं या फिर थोड़ा स्मॉल कैप हो जाते हैं, उनके अंदर कहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है। उसमें आपको दिखेगा एक तो न्यूलैंड लैब, ये करीब 8% ऊपर है, ये दिन के उच्चतम स्तर पर, और इसका बहुत ही स्मार्ट मूव मिला है। जैकॉप ये 8% ऊपर, टुडेज ट्रेड था आज का हमारा, जैकॉप 8% ऊपर। लोटस आई ये इस क्वार्टर का सबसे तेजी से चलने वाला शेयर बना है, लोटस आई ये करीब 8% ऊपर है। VST टिलर ये करीब 6% ऊपर है। इस पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनके अंदर थोड़ा टिपिकली अर्ली स्टेज में वॉल्यूम कम आता है, लेकिन एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। 2 शेयर आपको बताने होंगे राकेश, इसमें एक तो जैकॉप, ये आज कितना और चलने वाला है? देखिए डिम्पी, काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और स्टॉक के अंदर आज ही के सदर में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। इन स्तरों पर अगर डिम्पी एक क्लोजिंग लेने में भी सक्षम होता है तो भी काफी पॉजिटिव होगा, और शॉर्ट टर्म में देखें तो 84.5 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 82 का टारगेट था, ऑलमोस्ट वो हिट भी हुआ है, और इसने आज हाई 82 का क्रिएट किया है, तो आपको अर्ली स्टेज पे जिसका बेनिफिट मिल चुका होगा। टुडेज ट्रेड हम आपको बताते हैं, बाजार खुलने से पहले आप इस पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक और शेयर जो अच्छे चले हैं, उसमें आप देख पा रहे हैं कि सेलन एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज के अंदर भी काफी अच्छा मूव है। वेंकीज अब 1100 के भी पार हो चुका है, और ये भी करीब 5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। एक बार सुमित, आप वेंकीज का चार्ट देखेंगे, इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर अभी रुक जाना चाहिए? अभी भी और चलने वाला है शेयर? देखिए डिम्पी, लास्ट 2-2.5 महीनों में ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 500 के आसपास का एक ब्रेकआउट पॉइंट था, वहाँ से हमने कोई भी एक मेजर करेक्शन नहीं देखा है, स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। फिलहाल मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मेरे ख्याल से अगर लास्ट 3-4 दिनों में एक थोड़ा कंसोलिडेशन देखा था तो हमें वहाँ पे एक अच्छा खासा बेस दिख रहा है, तो 995 990 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने लोअर लेवल्स पे बाय किया है और एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है स्टॉक विद वॉल्यूम, वो ट्रेड हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस अपना ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। सो 990 के आसपास स्टॉप लॉस शिफ्ट करके अभी भी इसमें बने रह सकते हैं। ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है, बहुत जल्दी ये 1140 1160 के लेवल देख सकते हैं हम इसमें। इस बीच HDFC बैंक को आप देखिए, इस पर एक ब्लॉक ट्रेड अभी हुआ है, ऑलमोस्ट 1,30,00,000 शेयर्स का ट्रेड हुआ है 1434 के लेवल पर। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और जैकॉप दोनों पर मूव है। RIIL है करीब 3.5-4% ऊपर, और जैकॉप का काउंटर इस समय करीब 7% ऊपर 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन दोनों पर राकेश कोई ट्रेड करना चाहेंगे क्या आप, RIIL और जैकॉप? देखिए जैकॉप को इन स्तरों पे तो मीर बिल्कुल बाई नहीं करेंगे, किसी के पास है तो होल्ड करे ऊपर में 84.5 के लक्ष्य के लिए। और RIIL की बात करें तो इसमें भी मूव नीचे से बना हुआ है, मौजूदा स्तरों पर इसको बाय नहीं करना चाहूंगा, बट अगर है तो होल्ड डेफिनेटली बनता है। ठीक है, इस बीच पेट्रो कंपनीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तमिलनाडु पेट्रो इस समय करीब 14% ऊपर, दिन के उच्चतम स्तरों पे, यानी अभी खुला बाजार और एकदम से सडन स्पाइक के साथ ये ऊपर आ चुका है। इसका एक और पेयर भी है राकेश, फटाफट से उसका चार्ट भी आप देखे हुए है, कोठारी पेट्रो। क्या ये भी चलने वाला है? क्योंकि ये भी अपने कई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़कर शायद और ऊपर आ सकता है। 4.5% ये भी ऊपर है, ये आज ये भी सर्किट लगा सकता है क्या?
देखिए, कोठारी पेट्रो का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, नीचे में 21 रुपए पे एक बेस बनाया है और मार्केट्स पूरा मिड कैप का है, तो डिम्पी कहना मुश्किल है सर्किट लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बट ट्रेंड इंटैक्ट है, खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, इस बीच कुछ ऑफशोर कंपनीज भी चल रही हैं। ग्लोब ऑफशोर देखिए करीब 8% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, और आपको और ध्यान रखना है तो आप VST पे भी ध्यान रख सकते हैं, टिलर पे। इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी ये भी है इस बार जो लोन वेवर हुआ है। SD एल्यूमिनियम ये भी अच्छा चल रहा है। माफ कीजिए, रोहित फेयर थोड़ा छोटा शेयर होगा, लेकिन पदमजी पल्प आप देखिए ये भी पेपर स्टॉक्स के अंदर लीडरशिप आज ले रहा है, ये भी करीब करीब 4% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। समित, इस मार्केट खुलने के बाद कोई और शेयर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो ठीक है, अभी बिल्कुल रुक गया है बाजार, थोड़ा टूटा भी है ऊपर से। देखिए, थोड़ा लार्ज कैप से ही स्टिक करेंगे। M&M है जिसने एक कंसोलिडेशन के बाद मंडे को हमने एक इंट्राडे चार्ट्स पे ब्रेकआउट देखा था। हालांकि स्टॉक ऊपर के लेवल से थोड़ा फिसल के बंद हुआ था, बट हमें लग रहा है कि 1250 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें बन गया है, तो 1254 के स्टॉप लॉस से M&M में खरीदारी की जा सकती है, और हमारे नियर टर्म लक्ष्य इसमें 1370 के आसपास है। दूसरा होगा NIT टेक, जिसने हमने लास्ट फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था। मंडे के थोड़ा हमने सबड्यूड मूवमेंट देखा है, बट हमें लग रहा है ये काफ़ी अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। काफ़ी एक मेजर उसने ब्रेकआउट देखा है, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है, तो हमें लग रहा है एटलीस्ट NIT टेक यहाँ से 4 से 5% आने वाले 4 या 5 दिनों में आ सकता है, तो इसमें भी एक खरीदारी की हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। एक बार मिड कैप के गेनर्स को देखते हैं, इसमें कई अच्छे ट्रेडिंग आइडियाज़ आज के लिए हैं। मिड कैप के गेनर्स में देखिए नेटको फार्मा है, ये करीब 3.25% ऊपर है। इंडियन होटल्स करीब 3% ऊपर है। वोकहार्ट, करूर वैश्य बैंक, सेल, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है। इसमें अविनाश, एक तो वोकहार्ट और दूसरा इंडियन होटल्स, इस पर आप ट्रेड रेकमेंड करेंगे क्या इस समय कोई? मैं समझता हूं कि इंडियन होटल्स में थोड़ा सा रुझान थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि ये लिकर बैन का जो मसला हो चुका है, यहाँ पे हो सकता है कि इनके लिए भी थोड़े से वॉल्यूम्स इफेक्ट हो, लेकिन ओवरऑल हमको लग रहा है किसी को लंबा निवेश अगर करना है तो डेफिनेटली दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड पोर्टफोलियो पिक। ये ट्रेडिंग काउंटर नॉर्मली नहीं है। और रही बात वोकहार्ट की, तो हमको लग रहा है कि इनको हाल ही में एक प्रोडक्ट के लिए US की FDA अप्रूवल मिली है, तो काफ़ी समय के बाद एक पॉजिटिव सरप्राइज आ चुका है। यहाँ पे जो नया ट्रिगर होगा वो पॉसिबली उनके जो बाकी 100 यूनिट्स है उसमें जो रेगुलेशंस है US FDA के, वे कभी रिलीज होंगे, वो ट्रिगर पॉइंट रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है। ठीक है, इस बीच जिन पे थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं कैसा प्ले करेंगे, उसमें एक डॉक्टर रेड्डीज का शेयर भी था, क्योंकि ये 483 इनको मिला था, वो अभी फ्लैट ही है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। राकेश, ये 4% की शॉर्ट कवरिंग थी, आज करीब 0.1% वापस आया है। ये दिन में कभी भी शॉर्ट कवरिंग वापस आ सकती है, कोई इमीडिएट बेस है क्या इसके पास? देखिए, बीटन डाउन स्टॉक्स हैं दोनों, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लैब, बट टेक्निकली मेरे को ऐसा कोई पैटर्न नहीं समझ में आता है कि किसी पुल बैक को खेला जाए और बाय किया जाए। मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लैब दोनों को। ठीक है, लेकिन इस बीच आज कुछ हॉलीडे वाले शेयर्स अच्छा चल रहे हैं। आप वंडरला हॉलीडे को देखिए, ये भी ऊपर ही है, दिन के उच्चतम स्तरों पर है। आप देख सकते हैं डेल्टा कॉप, आप देख सकते हैं कुछ एविएशन कंपनीज, आप देख सकते हैं इंडियन होटल्स। तो ये जो एक प्ले देखने को मिल रहा है छुट्टियों वाला, ये इफेक्टिवली इसके अंदर प्ले आप ज़रूर आपको ध्यान दिखेगा। इस बीच नेटको फार्मा के अंदर भी एक अच्छे मजबूत है। कुछ F&O वाले शेयर्स भी देखिए जहाँ पे अच्छी ट्रेड बनते हुए दिखे हैं अभी तक अर्ली ट्रेड के अंदर ही। उसमें टाइटन है, इसके अलावा अदानी पावर है, इसने 40 का बेस बहुत दिनों के बाद पार किया है। आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी हर इन पावर कंपनीज पे? क्योंकि सरकार का एक फैसला तो आ चुका है, वह है लोन वेवर का। दूसरा फैसला आना है, वह सबको बिजली, पर्टिकुलरली यूपी में ही ये फैसला हो सकता है। शायद दूसरी कैबिनेट या कुछ एक दिनों में ये भी फैसला हो जाए कि पावर को लेकर सरकार कितनी गंभीर है और उस पर क्या कर रही है। इन पावर कंपनीज को रखें, पर्टिकुलरली टॉरेंट पावर, अदानी, रिलायंस।
देखिए, जहाँ तक मेजर पावर कंपनीज का सवाल है, मिसाल के तौर पे टॉरेंट है, कुछ हद तक रिलायंस है, देन टाटा है, और सबसे बड़ा जो एनटीपीसी है, आई थिंक दीज आर द मेजर प्लेयर्स एज फार एज पावर इज कंसर्न। मेरा मानना है कि जब तक पावर पॉलिसी पे क्लैरिटी नहीं आता, और खास करके जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इनके हेल्थ पे क्लैरिटी नहीं आता, मैं तो पावर सेक्टर ओवरऑल पे कॉशियस रहूंगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि गवर्नमेंट के बहुत बड़े प्लान्स हैं और शायद टॉप लाइन पे बड़ा इजाफा हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि इनके परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ेगा। तो मैं तो इस पे कॉशियस रहूंगा। और एक और बात है कि काफी हद तक जो शिफ्ट हो रहा है वो रिन्यूएबल्स की तरफ हो रहा है। सो इफ आई वांट टू बाय अ पावर स्टॉक, मैं जाके एक छोटा रिन्यूएबल कंपनी खरीदूंगा जैसे उजास एनर्जी है, रादर देन ट्राइंग टू बाय अ लार्ज थर्मल पावर मैन्युफैक्चरर। इस बीच चलिए समित, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एक बार शंकरा, बिल्डकॉन को अगर हम देखें, इंडिकेटिव प्राइस एनएसई पर इस समय जो है, इसमें 460 इसका इशू प्राइस था और ये 535 से लेकर 545 के बीच झूल रहा है। अभी लॉक नहीं हुआ है इंडिकेटिव प्राइस, आज फिर पार्टी है, लेकिन हाँ, जो मुझे इस समय एनएसई पर जो दिख रहा है वो 540 पर इस समय है। बेचना चाहिए क्या लिस्टिंग पर, अविनाश? मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल करना चाहिए। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। मेरे कंपनी ने करीबन 18 के मल्टीपल पे ये ऑफर किया था, और जिस प्रकार का ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका था, करीबन 46 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका था। एचएनआई और रिटेल इंटरेस्ट अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी तरह से इसमें भरा हुआ है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी और तेज़ी हो, बट मुझे लग रहा है कि 550 के ऊपर अगर स्टॉक खुलता है और सस्टेन होता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक अच्छा मुनाफा होगा एक छोटे पीरियड में। ठीक है, इस बीच आप ग्रुप फाइनेंस को देखिए, अब ये भी करीब 3% ऊपर आ चुका है। एक नया शेयर है बजाज इलेक्ट्रिकल। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ना बहुत अच्छा चला था, आज फिर से चल रहा है। ये करीब 2.5% है। जीएसटी, सीजनल प्ले, इन सबको कहीं ना कहीं अपने प्राइसिंग में डिस्काउंट कर रहा है। राकेश, एक बार बजाज इलेक्ट्रिकल देखिए, ये करीब 15% दे चुका है 2-3 सेशंस में। सफिशिएंट है या फिर और देगा पैसा? देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है डिम्पी। इसका किसी ने अगर ले रखा है तो होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी की राय मौजूदा स्तरों पे नहीं दूंगा डिम्पी, एक बार वेट करना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक में आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, अगर ये स्टॉक 380 के ऊपर जैसे निकला और क्लोजिंग लेता है तो टूवर्ड्स क्लोजिंग जरूर बाय करके जाना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर बैंक आप इलाहाबाद बैंक को देख सकते हैं, वो आज 2% ऊपर है। जो 36,000 करोड़ का लोन वेवर था, वो सरकारी कंपनीज पे हम नोटिस करना चाहते थे कि स्पेशली यूपी से जो जनरेटेड बैंक हैं उनमें कितना होगा। एक बार पंजाब नेशनल बैंक भी देखिए, शायद उसके अंदर भी इसी तरह का आपको मूव दिखेगा। कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं है, सिर्फ 1 रुपया नीचे। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, एक बार आप वो भी दिखा दीजिए। हालांकि उसमें तो रिस्ट्रक्चरिंग ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा। 36,000 की बुक्स में कुछ ज़्यादा वैसे भी इनके पास आएगा भी नहीं। ये मात्र 2 रुपये ही इस समय नीचे है। तो कोई भी सरकारी बड़ा बैंक इस समय 1% से ज़्यादा की गिरावट पे नहीं है। तो ये जो 36,000 करोड़ का लोन वेवर एक चिंता बन रहा था, सुबह पॉइंट टू बी डिस्कस का था कि शायद दबाव ना बना दे, वो नहीं बना रहा, ये तो तय है। अब इसके गेनर्स आप देख लीजिए, इसके जो फायदे वाले हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे दिख गए, जैसे वीएस टीलर, रैलीज इंडिया, जैन इरिगेशन। तो फैसला नुकसान वालों को कम बल्कि फायदे वालों को ज़्यादा फायदा पहुंचा रहा है, और अल्टीमेटली किसानों के लिए एक बड़ा फैसला जो कि कल लिया गया, ये बेहतर दिख रहा है। एक बार फोर्टिस हेल्थकेयर 190 के ऊपर वापस आया। इसमें ब्लॉक डील हुई थी, बड़ी ब्लॉक डील थी। एक बार आप राकेश इसका चार्ट वापस देखिए आप, फोर्टिस हेल्थकेयर ये 200 को इस बार पार कर लेगा। पिछली बार ये टूटा था तो 182 तक आ गया था। देखिए, काफ़ी अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मेरा ऐसा मानना है डेफिनेटली ये 200 के आंकड़े को ऊपर में तोड़ने का दमखम रखता है, बट कब तोड़ेगा कहना मुश्किल है। गिरावट पे खरीदारी करके चले। इस बीच कुछ एक ज्वेलरी कंपनीज को भी आप देख सकते हैं। पीसी ज्वेलर्स इस समय अच्छा प्ले कर रहा है, एक करीब 1.5% ऊपर है। और इसके कुछ एक पीयर्स के अंदर भी हमको अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, चाहे गीतांजलि जेम्स हो या फिर आप राजेश एक्सपोर्ट्स देखिए, ये भी 1.5%। टाइटन तो खैर अच्छा प्ले दे ही रहा है नंबर्स के दम पर, यहाँ पे एक अच्छा मूव है। एमटेक ऑटो, यहाँ पर भी करीब 1.5% की तेजी है। राकेश, एक बार एमटेक ऑटो पे भी आपका व्यू चाहिए, बाजार खुलने के बाद ये थोड़ा चल रहा है। देखिए, अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है डिम्पी। अगर बड़ी पिक्चर देखें तो वर्स्ट क्लियरली ओवर है, और मुझे लगता है 2017-18 में ये भी एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकता है। लंबी अवधि का नजरिया है तो खरीद के चले।
एक चीज़ अच्छी है, अगर आप एडवांस डिक्लाइन को देखेंगे, हालांकि देखिए मार्केट हायर लेवल से थोड़ा स्लिप ज़रूर हुआ या फिर सेंसेक्स 30,000 टच करने से चूक गया, लेकिन अभी भी जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या ठीक ठाक ज़्यादा है। आई मीन हर एक नुकसान वाले काउंटर के सामने 3 काउंटर बढ़कर चल रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत अभी भी एक ब्रॉड बेस्ड जो पार्टिसिपेशन है मार्केट में उसके संकेत देता है। हरी, टाइटन पर आपका व्यू क्या है? कंपनी की जो कमेंट की पोस्ट नंबर्स उन्होंने खुद ही कहा कि Q4 में इनफैक्ट जो सेंटिमेंट है वो इम्प्रूव हुआ है। इसका रब ऑफ हमने सारे ज्वेलरी स्टॉक्स पर वैसे भी देखा है। टाइटन आपको कैसा लग रहा है? नहीं मिहिर, मेरे लिए टाइटन कंटिन्यूज टू बी द टॉप पिक एज फार एज द ज्वेलरी स्लैश रिटेल स्पेस इज कंसर्न, और इसके 2 कारण है। सबसे पहला तो हमारा मानना है कि ग्लोबली जब एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, जो तो गोल्ड का दाम जो अभी फिलहाल आई थिंक 1250 पर ट्रॉय आउंस है, आई थिंक दैट शुड ग्रेजुअली मूव टू अबाउट 1350। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डेफिनेटली आई थिंक इट विल बी पॉजिटिव एज फार एज टाइटन इज कंसर्न। दूसरा, ये जो रीमोनेटाइजेशन हुआ है जनवरी से लेके आज तक, आई थिंक इसमें काफी हद तक लिक्विडिटी वापस मार्केट में आ चुका है, एंड दैट इज येट टू बी स्पेंट, और इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी आई थिंक टाइटन को मिल सकता है। तो हमारा इंटरनल टारगेट इज ऑलरेडी अबाउट 620 to 630 as far as Titan is concerned. ठीक है, अरे शुक्रिया समय देने के लिए आज बिजनेस को, और ये बताया कि आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें। सुदीप बंदोपाध्याय इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप शुक्रिया।